तो बहुत बच्चों को ये लगता है कि मैथ्स ना सिर्फ फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, वैल्यू पुट करोगे तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपको ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर ने और सेट्स चैप्टर ने समझा दिया होगा कि मैथ्स फॉर्मूले से बहुत ज्यादा है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसमें फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम खत्म करेंगे। और मैं आपको बताता हूं इस एक्सरसाइज को करने में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आने वाला, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ आपका कंसेप्ट, सिर्फ आपका बेस अगर स्ट्रांग हुआ तो ही आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विद्यारंभ में। तो बच्चों, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फंक्शन का मतलब सिर्फ एफ ऑफ एक्स नहीं होता। आपने इनपुट डाला एफ ऑफ एक्स में, आपको आउटपुट मिल गया, ये नहीं होता। सिर्फ इतना लिमिटेड नॉलेज मत रखो अपने पास। फंक्शन का मतलब क्या होता है? सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। तो हमें यहां पे इस क्वेश्चन में बताने कि ये सारे दिए गए रिलेशंस में से कौन कौन से रिलेशन है जो फंक्शन के जैसे काम करेंगे, और अगर है तो अगर यहां पे ये रिलेशन फंक्शन है तो ये बताओ क्यों है, और इसके डोमेन और रेंज के बारे में भी बताओ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट से। हमें एक सेट दे रखा है, ये तो हमें पता है कि ये रिलेशन है। रिलेशन के अंदर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट लिखे होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट। तो यहां पे हमारे पास अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट वाले को प्री इमेज बोलते हैं, और इस प्री इमेज का इमेज है ये भी प्री इमेज है, इसका इमेज है ये। अगर मैं इसी चीज को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा तो देखते हैं क्या बनेगा। पहले क्वेश्चन की बात करो, अभी सिर्फ आपका फोकस इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, इन दोनों पे ध्यान मत देना। तो एरो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट को मैं पहले वाले सेट में लिखूंगा 2 5 8 11 14 17। 2 5 8 11 14 और 17, 14 और 17। और जो मेरा सेकेंड एलिमेंट होगा 1 1, सारे 1 है यहां पे, सारे क्या है? यहां पे 1 है, मतलब एक ही बार यहां पे 1 लिखा हुआ है, सबका 1 है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहां पे जो इमेज बनने वाला है, आप देखोगे यहां पे 2 का 1 से हो रहा है, 5 का भी 1 से हो रहा है, 8 का भी 1 से रिलेटेड है, 11 भी 1 से रिलेटेड है, 14 भी 1 से रिलेटेड है, 17 भी 1 से रिलेटेड है, सबके सब 1 से रिलेटेड है। और क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा? तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A to B when every element of set A, every element क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? सबका सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 5 जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे थे, 2 5 8 11 14 17, सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, तो हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज बन रहा है। 2 का भी एक इमेज है, यहाँ पे 2 का 2 इमेज तो बन नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पे 2 का एक इमेज है 1, 5 का भी एक ही इमेज है 1, 8 का भी एक ही इमेज बन रहा है 1, 11 का भी एक ही इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो मेरा रिलेशन है ना, ये फंक्शन की तरह काम करेगा, ये फंक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहला कंडीशन सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, और दूसरा कंडीशन हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंगल इमेज होना चाहिए, सिंगल एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो ये क्या है? फंक्शन के रूप में काम करेगा, ये फंक्शन है हमारा। और इन्होंने ये बोला है कि यहां पे हमें डिटरमाइन करना है कि इस जो फंक्शन जो मैंने सेट लिखा हुआ है, यहां पे इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पहले क्वेश्चन का जो डोमेन होगा ना, तो डोमेन एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं? इस फंक्शन वाले सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट को, अगर मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को उठा के इस सेट के अंदर डाल दूंगा, इस सेट के अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी को मैं डोमेन बोलता हूं, 11 14 एंड 17। और रेंज क्या होता है? तो रेंज आप बोलोगे सर अगर मैं इस ही फंक्शन के इन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट उठा के एक सेट में डाल दूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रेंज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रेंज बोलूंगा। यहां पे देखो सिर्फ 1 ही है, सिर्फ 1 ही है हर जगह पर, और 1 को बार बार मैं रिपीट करके नहीं लिखता। सेट का रूल था, जब भी आप किसी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या करते हो? उस एलिमेंट को बार बार रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें रिपीटेशन अवॉइड करना होता है। तो यहां पे ये आ गया डोमेन, ये आ गया रेंज, और यहां पे मैंने बता दिया कि ये फंक्शन होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, अब हमें इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहां पे अगर मैं इसका भी एरो डायग्राम बनाऊंगा तो आप बोलोगे सर ये मेरा सेट ए हो जाएगा और ये मेरा सेट बी हो जाएगा। दो सेट के बीच में बनता है फंक्शन या रिलेशन, दो सेट तो होने चाहिए मेरे। और पहले वाले सेट के एलिमेंट्स कौन होंगे? 2 4 6 8, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और
10 12 14, 10 12 और 14 ये सारे एलिमेंट्स पहले वाले सेट के होंगे और दूसरे वाले सेट में क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे 2 का 1, 2 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, 2 का इमेज क्या है 1 है, 4 का इमेज क्या है 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 14 का 7 है। एक तरह से पता है यहां पे क्या रिलेशन बन रहा है, यहां पे ये रिलेशन बन रहा है कि पहले वाले सेट का आधा है ये दूसरे वाला सेट। पहले वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना उन एलिमेंट का आधा है, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 12 का आधा 6, 14 का आधा 7। तो ये है एक्चुअली मेरा रिलेशन, पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो लिंक होता है उसी को मैं रिलेशन बोलता हूं। तो यहां पे मैंने रिलेशन भी पता लगा लिया। अब फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, अ फंक्शन इज अ रिलेशन, अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब इमेज बना रहे हैं अपना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहां पे 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 4 का भी एक ही बन रहा है, देखो सभी का सिर्फ एक एक इमेज बन रहा है, तो ये भी फंक्शन के रूप में काम करेगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक फंक्शन होगा। अच्छा अब इन्होंने बोला डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन आपको जैसे कि मैंने बताया इस सेट के अंदर, इस फंक्शन सेट के अंदर ये जो पहले जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे ना इनको आप डोमेन के सेट में डाल दोगे तो ये मेरा डोमेन हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे के सारे एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 और 14 और रेंज क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है ये वाले, तो ये वाले सारे क्या हो जाएंगे, ये आपका रेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया आपका रेंज। क्या आ गया, रेंज। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब इसका पता लगाते हैं ये फंक्शन है क्या नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में ना हमें इस फंक्शन के अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 3। तो अगर मैं ऐसा एरो डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 और 2, पहले वाले सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है 1 और 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है 1 1 2। अरे बाबा 1 को बार बार रिपीट करके नहीं लिखते, सेट आपने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो सेम एलिमेंट को बार बार रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। 3 5 3 और 5 यहाँ पे ये सेट बी हो गया मेरा, जिसके अंदर क्या एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है 3 और 5। तो यहाँ पे 1 की इमेज क्या बन रही है, आप बोलोगे सर 1 का इमेज है 3, 1 का क्या इमेज है 3 है, ठीक है, और 1 की एक और इमेज है 5, ओहो बहुत ही बढ़िया, और 2 का क्या इमेज है 5, 2 का भी इमेज क्या है 5। तो यहां पे अगर मैं को बताना है कि ये रिलेशन क्या फंक्शन की जैसे काम करेगा, तो आप बोलोगे सर फंक्शन की डेफिनेशन होती है अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, फ्रॉम अ सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो एवरी एलिमेंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इमेज तो दोनों ही बना रहे हैं, तो पहला कंडीशन ओके, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहां पे गड़बड़ आ गई, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। देखो 1 तो दो इमेज बना रहा है, 1 का तो इमेज 3 भी है और 1 का तो इमेज 5 भी है। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं एफ ऑफ 1 यहां पे क्या है 3 भी है, एफ ऑफ 1 यहां पे क्या है इसके हिसाब से 5 भी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन के अंदर। तो जब एक ही एलिमेंट के दो इमेज आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, एक से ज्यादा इमेज आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं फंक्शन नहीं है। ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुझे इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बताना है तो कैसे बताऊंगा, तो आप बोलोगे सर इस रिलेशन का, ये रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। तो यहां पे इसका अगर मेरे को डोमेन बताना होगा तो आप बोलोगे सर डोमेन हो जाएगा यहां पे एक ऐसा सेट जिसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे 1, 2, और रेंज एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप बोलोगे सर 3, 5। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। यहां पे ध्यान देना रियल फंक्शन है, यहां पे मैं बताता हूं यहां पे क्यों ध्यान देना चाहिए, अभी आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ आएगा। यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये रहा और एक ये रहा। एट ए टाइम हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है यहां पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स, और आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है। यहां पे मैं ढूंढना क्या है, रेंज और डोमेन ढूंढना है। तो मॉडुलस एक्स के बारे में हमें पता क्या है, हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उसका जो लिंक है लास्ट क्लास वाली वीडियो के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, देखना उसको एक बार जाके। तो यहां पे मॉडुलस फंक्शन का
मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है? तो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जब मेरा इनपुट, यानी कि जब मेरा एक्स जो मैं इनपुट डाल रहा हूं, या फिर जो मेरा प्री इमेज होता है, जब वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो मेरा आउटपुट भी एक्स ही आता है। अगर मैं 0 डाल रहा हूं तो आउटपुट भी 0, अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो आउटपुट भी 1, अगर मैं 1.5 डाल रहा हूं तो भी मेरा आउटपुट 1.5 सेम आता है। लेकिन अगर मेरा इनपुट 0 से छोटा होता है, अगर मेरा इनपुट 0 से छोटा होता है, यानी कि नेगेटिव नंबर होता है, तो मेरा जो आउटपुट आता है वो नेगेटिव ऑफ एक्स आता है। क्या आता है? नेगेटिव ऑफ एक्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो यहां पे मैंने -2 चूज किया, -2 को लिया, जो कि एक 0 से छोटा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो -2 अगर मैं इनपुट डालता हूं इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर, तो -2 का भी माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगर मैंने x को -2 लिया है, x को मैंने क्या लिया? -2 लिया है, तो f ऑफ x पता है क्या हो जाएगा? f ऑफ x हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ दैट नेगेटिव नंबर, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो मॉडुलस एक्स नहीं है यहां पे, तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स, माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। तो यहां पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि यहां पे हमें एक माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने यहां पे माइनस को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। आई बात समझ? आपने अगर इसको नेगेटिव कर दिया तो पहले वाले कंडीशन का सीधा उल्टा हो जाएगा यहां पे। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं यहां पे कोई भी इनपुट 0 से बड़ा ले लेता हूं, मान लो 1, 1.5, 2.5, 3, 1.66, ये सारे 0 से बड़े नंबर है। इन सारे नंबर्स को अगर मैं इस फंक्शन में डालूंगा, तो इन सारे प्री इमेज का इमेज क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर 1 जो होगा वो -1 हो जाएगा, 1.5 -1.5 हो जाएगा, 2.5 -2.5 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा? -3, 1.66 क्या हो जाएगा? -1.66 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, मैंने इनपुट तो पॉजिटिव डाला था, लेकिन मेरा आउटपुट क्या आया? नेगेटिव आया। बहुत बुरा हुआ। अब देखो यहां पे, अब अगर मैं अपना इनपुट जो है नेगेटिव लेता हूं, मान लो कि मैंने 0 से छोटे वाले नंबर्स को इनपुट डाला, इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर मैंने नेगेटिव नंबर्स को डाला, जैसे कि हमारा हो गया, मान लो आप, मैंने डाल दिया -2, -0.99, मैंने डाला -1.68, मैंने डाला -1000। ये सारे वैल्यूज को मैंने क्या करा? इनपुट डाला इस फंक्शन के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर डाला। जैसे ही मैं इस नंबर्स को मॉडुलस फंक्शन के अंदर डालूंगा, तो ये मेरा फंक्शन क्या कर देगा? इन नंबर्स को पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा? इन नंबर्स को पॉजिटिव कर देगा। तो अगर मैं इन नंबर का पॉजिटिव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ -2, प्लस ऑफ -0.99, प्लस पॉजिटिव ऑफ -1.68, कॉमा प्लस ऑफ -1000। तो यहां पे क्या कुछ फर्क पड़ा? -2 ही रहेगा, ये -0.99 ही रहेगा, ये -1.68 ही रहेगा, और ये -1000 ही रहेगा। तो कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। तो यहां पे आप देख सकते हो, हमें क्या बताना था? डोमेन और रेंज बताना था। क्या बताना था? डोमेन और रेंज बताना था। तो आप डोमेन के रूप में क्या, आप कितने जो मर्जी इनपुट आपके दिमाग में आप डाल सकते हो, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, जो दिमाग में आ रहा है वो सारे नंबर यहां पे डाल सकते हो। आप देखो, मैंने अलग अलग टाइप के नंबर यहां पे डाल रखे, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे टाइप के नंबर डाल रखे हैं। तो यहां पे डोमेन के रूप में क्या आएगा? डोमेन के रूप में क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर डोमेन एक ऐसा सेट हो जाएगा, डोमेन एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसके अंदर क्या आएंगे? कोई भी रियल नंबर आ सकता है, मैं कोई भी इनपुट डाल सकता हूं। यहां पे 0 के बराबर वाला इनपुट डाल सकता हूं, 0 से बड़े इनपुट डाल सकता हूं, 0 से छोटा वाला इनपुट डाल सकता हूं। तो इनपुट तो डालने में कोई रोक नहीं है मेरे को। तो यहां पे डोमेन एक ऐसा सेट बनेगा, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए रियल नंबर। तो डोमेन एक रियल नंबर वाला सेट बन जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की, बात करते हैं रेंज की। तो रेंज एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे, इस फंक्शन के अंदर आने वाले सारे जो इमेजेस होते हैं उनको मैं यहां पे लिखता हूं, इमेजेस को एलिमेंट के फॉर्म में डाल के, कॉमा डाल के मैं यहां पे लिखता हूं। तो यहां पे आप बोलोगे सर जो भी मेरा इमेज बन रहा है, देखो यहां पे नेगेटिव है सारे, यहां पे भी सारे नेगेटिव है, देखो। तो यहां पे जो मेरा रेंज बनेगा ना, वो रेंज कैसा बनेगा? तो 0 को छोड़ के आप कोई भी नंबर इसके अंदर डाल के देखो, आंसर तो मेरा नेगेटिव में आने वाला है। तो 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, कोई भी नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालोगे, तो आंसर मेरा क्या आएगा? एक नेगेटिव रियल नंबर आएगा। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव रियल नंबर बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों नेगेटिव रियल नंबर? इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि 0 एक एक्सेप्शनल केस है। अगर मैं 0 को इनपुट डालता हूं तो आउटपुट भी 0 मिलता है। क्या मैं 0 को एक नेगेटिव रियल नंबर बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना। तो यहां पे मेरे को यह बोलना पड़ेगा, मेरा रेंज होगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे? द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ
नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, बिलोंग्स टू अ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ये एक ऐसा सेट होगा जहां पे सारे एलिमेंट नॉन पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, कि यहां पे जो भी मेरे इमेज आएगा वो पॉजिटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव का उल्टा होगा, नॉन पॉजिटिव होगा। तो नॉन पॉजिटिव का मतलब सिर्फ नेगेटिव होता है? नहीं, जीरो भी तो नॉन पॉजिटिव है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है तो ना तो नेगेटिव होता है। तो यहां पे बच्चों मैं आशा करता हूं ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। डिटेल में समझाया मैंने आपको, अच्छे से समझाया। इस क्वेश्चन को एक और बार थोड़ा सा और पीछे जाना, दोबारा अच्छे से समझना। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो यहां पे बच्चों ये है मेरा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या है ये? 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों इसके अंदर ना ये एक्स स्क्वायर को फोकस करो। तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर है, यहां पे जो एक्स स्क्वायर है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है? अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर में डाल दूं, एक्स के जगह पे मैं -1 को रख दूं तो -1 +1 हो जाएगा। -2 रख दूंगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है। तो यहां पे अगर पॉजिटिव वैल्यू का रखूंगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो का रखूंगा तो जीरो आएगा। लेकिन जीरो क्या होता है? जीरो पॉजिटिव वैल्यू तो होता नहीं है। जीरो इज नीदर ए नेगेटिव नंबर नॉर ए पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे आप बोलो कि एक्स स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? जीरो ही आएगा। या तो एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो यहां पे एक बात तो पक्की होगी कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब आपने बोला कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। मैंने बोला कि रट्टे वजह से कुछ नहीं होने वाला। यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे जो मेरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं यहां पे क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं? यहां पे मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं? बहुत अच्छा सवाल है, कौन कौन सा इनपुट डाल सकता हूं मैं यहां पे? तो यहां पे ना इस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, मैं इसको नेगेटिव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 9 से अगर बड़ा हो गया ये, अगर ये वैल्यू 9 से बड़ा हो गया, मान लो 9.1 आ गया, तो अंडर रूट में पता क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा -0.1। और अंडर रूट के अंदर -0.1 आ जाता है तो उसे पता क्या बोलते हैं? उसको रियल नंबर नहीं बोलते। फिर ये रियल नंबर नहीं रहा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गए तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये रियल नंबर नहीं रहा और हमें यहाँ पे बोला है रियल फंक्शन होना चाहिए। तो यहां से ये समझ आता है कि यहाँ पे ना मैं एक्स स्क्वायर को 9 से आगे नहीं ले सकता, लेकिन मैं 9 ले सकता हूं। अगर मैं 9 लिख दूंगा तो अंडर रूट 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। ये चलता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रियल फंक्शन बोले, जीरो तो एक रियल नंबर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर 9 आ सकता है। क्या आ सकता है? एक्स स्क्वायर मैक्सिमम 9 आ सकता है, 9 से आगे नहीं निकल सकता। तो एक्स स्क्वायर 9 कब कब आएगा? तो आप बोलोगे सर एक्स या तो 3 के बराबर हो, पॉजिटिव 3 के बराबर हो, या फिर नेगेटिव 3 के बराबर हो। पॉजिटिव 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा 9 आ सकता है, नेगेटिव 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरा 9 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहां पे मैंने दो वैल्यूज निकाल ली, 3 पे, पॉजिटिव 3 पे और नेगेटिव 3 पे। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं नेगेटिव 3 से और थोड़ा सा और नीचे चले जाता हूं, नेगेटिव 4 चले जाता हूं, अगर मैंने यहां पे नेगेटिव 4 डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। और अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 16 करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ -7। और अंडर रूट के अंदर मैं नेगेटिव नंबर को नहीं ले सकता। रियल फंक्शन की बात हो रही है यहां पे। तो यहां पे इस क्वेश्चन में मैं इनपुट के रूप में ना सबसे छोटे से छोटा नंबर जो यहां पे मैं डाल सकता हूं इनपुट के तौर पे, वो -3 होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं सबसे छोटे से छोटा नंबर जो मैं यहां पे इनपुट डाल सकता हूं वो -3 होगा। अगर -3 से थोड़ी सी और वैल्यू आपने घटा देने से मान लो -3.1 डाल दिया, तो -3.1 का स्क्वायर करते ही वो नंबर 9 से बड़ा हो जाएगा, और 9 से बड़ा होते ही ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे सबसे छोटा, सबसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे छोटे से छोटा नेगेटिव नंबर जो मैं डाल सकता हूं वो ये है। समझ रहे हो? और आप बोलोगे ये तो हो गई नेगेटिव नंबर की बात, और मैक्सिमम में कहां तक डाल सकता हूं? तो आप बोलोगे सर 3 तक डाल सकता हूं। अगर मान लो मैं 3 से आगे निकल गया, मान लो मैंने 3.1 का स्क्वायर करा, 3.1 का स्क्वायर कितना होता है? 10.89 होता है। अगर मैं यहां पे 10.89 को कर दूंगा, 9 माइनस 10.89 तो एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता। तो इसलिए जो मैं वैल्यू डालूंगा ना वो -3 और 3 के बीच वाले नंबर होने चाहिए। जो भी मैं इनपुट डालूंगा वो -3 और 3 के बीच वाले नंबर हो सकते हैं। मैं 2 को डालूंगा चलेगा, 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, वो हो सकता है। और अगर मैं यहां पे 0 डालूंगा तो 9 माइनस 0 9, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ये भी हो सकता है। तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, जो मेरा इनपुट होगा वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो मैं डोमेन क्या लिखूंगा? डोमेन एक ऐसा सेट होगा, डोमेन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट
x लाइज बिटवीन, जो मेरा इनपुट होगा वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, और -3 और 3 को इंक्लूड भी करेगा। मैं -3 को भी डाल सकता हूं यहां पे और 3 को भी डाल सकता हूं, तो इंक्लूड कर रहा है ये, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये मेरा डोमेन हो गया। इसी चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं इंटरवल वाले फॉर्मेट में। कैसे होता है वो, आप बोलोगे सर ये क्योंकि यहां पे जो मेरा x है वो दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, एक -3 और 3, और दोनों नंबर को इंक्लूड कर रहा है। मतलब देखो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरा इंटरवल होगा क्लोज्ड इंटरवल होगा, और क्लोज्ड इंटरवल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो -3, 3। इसका मतलब ये हो गया इस सेट के अंदर -3 से 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सबके सब यहां पे लाई करे होंगे, इसको डोमेन बोलते हैं। अब बात करते हैं रेंज की, तो यहां पे रेंज क्या होगा, अब दिमाग यहां लगाना है, रेंज क्या होगा, मेरा आउटपुट क्या आएगा। ये तो बात रही इनपुट की, मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं। अब इन इनपुट को डालने पे क्या क्या आउटपुट आ सकता है, तो यहां पे हमें काम करते हैं, जो यहां पे लीस्ट नेगेटिव नंबर है जो मैं यहां पे इनपुट के तौर पे डाल सकता हूं, एक बार डाल के देखते हैं। अगर मैं x को -3 डाल दूंगा तो मेरा f ऑफ x क्या हो जाएगा, √9 - -3 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को अपने डाल के देखूंगा इनपुट के तौर पे, तो यहां पे ये हो जाएगा √9 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 0 के बराबर ही आएगा। तो मेरा मिनिमम वैल्यू डालने पे और मैक्सिमम वैल्यू डालने पे भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं मान लो -3 और 3 के बीच में एक और नंबर है, 0 ले लेते हैं, एकदम एग्जैक्टली बीच में आएगा 0। तो अगर मैं 0 को इनपुट डालूंगा तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 0 को लेने पे √9 - 0 का स्क्वायर जो √9 के बराबर होता है, और √9 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, √9 3 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज के तौर पे यहां पे आप देखो कि सबसे मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 0 आ रहा है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है। तो यहां पे जो मेरा रेंज हो जाएगा, रेंज एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर 3 के बीच में सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पे दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, और इक्वल टू का साइन भी लगाना है, क्योंकि 0 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो इक्वल टू वाला साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसको अगर इंटरवल वाले फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 0 से 3 तक क्लोज इंटरवल। अच्छा, आपको बहुत लोगों को इस रेंज निकालने में प्रॉब्लम आई होगी, रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने का एक बहुत जबरदस्त तरीका आपको बताता हूं, उसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। देखो यहां पे फोकस करना। अब तो आपने देखा कि हमारा जो x स्क्वायर होना चाहिए, भी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि x स्क्वायर या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो मैंने क्या बोला आपसे कि इसको ना, मुझे इस x स्क्वायर को मैं इस फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूं। यहां पे जो x स्क्वायर लिखा है ना, मैं इसको ऐसे वाले फॉर्मेट में बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए पहले मेरे को -x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करता हूं या इनइक्वालिटी में डिवाइड करता हूं, तो मेरा जो इनइक्वालिटी है वो पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इसमें 9 को ऐड करूंगा। क्या करूंगा, 9 को ऐड करूंगा। ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करने से इनइक्वालिटी नहीं पलटता। अगर आप इनइक्वालिटी में कोई नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो मेरा इनइक्वालिटी पलट जाता है। तो अगर मैं यहां पे 9 को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे 9 आ जाएगा और +9 यहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 9 - x का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। अब मैंने बोला कि इसका अंडर रूट भी निकालो। क्या निकालो, इसका अंडर रूट निकालो। अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला इसका स्क्वायर रूट कर लो, दोनों साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्क्वायर रूट करो। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये हो जाएगा 9 - x का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू √9। और √9 क्या होता है आपको पता है, 3 के बराबर होता है। तो यहां पे मुझे ये समझ आ गया कि जो मेरा f ऑफ x होगा वो 3 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होना चाहिए। मेरे को ये पता चल गया। तो मेरा f ऑफ x जो होगा किससे छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो इससे मेरे को ये समझ आया कि जो मेरा f ऑफ x होगा ना, यहाँ पे जो मेरा रेंज आएगा, तो रेंज मेरा या तो 3 के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा। लेकिन 3 से कितना छोटा होगा, नेगेटिव इंफिनिटी भी 3 से छोटा होता है, -2 भी 3 से छोटा होता है, -8 भी 3 से छोटा होता है। तो उसी के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि यहां पे कितना छोटा, कितना मिनिमम वैल्यू तक जा सकता है, ये 0 तक जा सकता है। अगर मैं यहां पे x को 3 डाल दूंगा, x को 3 या x को -3 डाल दूंगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, √9 - 9, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
तो ज्यादा से ज्यादा ये इतना गिर सकता है, इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। तो यहां पे मैं बोलूंगा इसका जो मेरा रेंज होगा वो 0 के और -3 के बीच में लाई करेगा, 0 के और 3 के बीच में लाई करेगा। तो आशा करता हूं बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x is equal to 2x minus 5. राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0, f of 7, f of -3। तो आपको एक चीज समझाता हूं मैं, यहां पे जो f of x is equal to 2x minus 5 लिखा हुआ है ना, तो इसका हमारे फंक्शन वाले सेट से क्या लेना देना? इसका फंक्शन वाले सेट से ये लेना देना है कि जो मेरा सेट बनेगा ना, जो मेरा सेट होगा, फंक्शन वाला जो सेट होगा मेरा, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो पता है किस फॉर्मेट में होंगे? वो x, 2x minus 5 वाले फॉर्मेट में होंगे। ये प्री इमेज होगा और इस प्री इमेज का इमेज ये होगा। सारे एलिमेंट्स x, 2x minus 5 वाले फॉर्मेट में बैठे होंगे यहां पे। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर मैं अपना प्री इमेज 0 को मान लेता हूं, मैं इनपुट ले लेता हूं 0, तो मेरा 0 को इनपुट लेने पे मेरा क्या इमेज बनेगा? यहां पे ऑर्डर्ड पेयर में क्या इमेज बनेगा 0 का? तो आप बोलोगे सर 2 into 0 minus 5, और 2 into 0 minus 5 -5 के बराबर होता है, तो ये आ गया मेरा -5 यहां पे। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं 7 को अपना इनपुट ले लूं, 7 को अगर मैं इस फंक्शन में डाल दूंगा, तो या फिर बोलूं कि 7 मेरा पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा 2 into 7 minus 5, और 2 7 से 14 minus 5 क्या होता है? 9 होता है। तो ये आ जाएगा मेरा 7,9। ये प्री इमेज था और इसका इमेज क्या आया? 9 आया। ऐसे ही अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं यहां पे -3 को एक अपना फर्स्ट एलिमेंट मानूं या इनपुट डालूं, तो उसके हिसाब से मेरा इमेज क्या बनेगा? इस प्री इमेज का इमेज क्या बनेगा? तो इस प्री इमेज का इमेज बनेगा 2 into -3 minus 5, 2 into -3 minus 5 ये किसके बराबर होगा? -6 -5 -11 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? -11 के बराबर होगा। तो जो मेरा फंक्शन होगा ना, उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। एक्चुअली आपको बस इतना ही करना था, ये तो बस मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। रट्टाबाजी, ये वैल्यू दिया है, पुट करो, आंसर निकालो, नहीं, उससे थोड़ा आगे बढ़ के भी सोचो यार। ऐसे चीजें ऐसे होती है फंक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आज का दूसरा आसान सवाल है। अब फंक्शन टी विच मैप्स, अब टी को देख के घबराना नहीं है, जो हम एफ यूज करते थे उसके जगह पे हम यहाँ पे टी यूज कर रहे हैं। विच मैप्स टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे टी फंक्शन कर क्या रहा है? ये टी फंक्शन एक्चुअली में डिग्री सेल्सियस में दिया गया टेम्परेचर जो है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कराने का काम कर रहा है ये वाला फंक्शन। ठीक है जी। और यहां पे ये हमें दे रखा है फंक्शन, ये रहा हमारा क्या बोलते हैं इसको, प्री इमेज, और ये रहा हमारा इमेज। और हमें क्या क्या ढूंढना है यहाँ पे? ये दे रखा है हमें यहाँ पे, ये बहुत सारे इनपुट्स है, इन सारे इनपुट का क्या आउटपुट निकलेगा ये हमें पता लगाना है। द वैल्यू ऑफ C1 T of C is equal to 212, ये चौथा क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में पता है इस फंक्शन का जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, इस फंक्शन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके अंदर पता है एलिमेंट कैसे बैठेंगे? C, 9C by 5 plus 32। एक्चुअली में इसका मतलब ये है, यहां पे भी सेम ऐसे ही जो यहां लिखा है सेम ऐसे ही यहाँ पे C, 9C अपॉन में 5 plus 32। अब बस वैल्यू को इनपुट करते जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं C के जगह पे 0 का डाल दूं, मान लो मैंने 0 डाल दिया, तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, इसका इमेज क्या बनेगा? 0। प्री इमेज का इमेज क्या बनेगा? अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट 0 ले लिया तो सेकंड एलिमेंट का आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 9 into 0 अपॉन में 5 plus 32, और ये 9 into 0 0 होते हैं, पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 32 आ गया ये। तो ये हो जाएगा मेरा 32, 0,32। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ हमारा पहला सवाल कंप्लीट। अच्छा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अब अगर मैं C को यहां पे जो मेरा एलिमेंट है इसके जगह पे मैं क्या इनपुट देता हूं? 28 देता हूं। तो T of 28 क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जहां पे पहला एलिमेंट 28 होगा और इसका जो इमेज है वही तो हमें पता लगा ना क्या इमेज बनेगा, बराबर हो जाएगा 9 into 28 अपॉन में 5, 9 into 28 अपॉन में 5 plus 32। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यहां पे इसको मैं 5 को मैं 10/2 करके लिख दूं तो चलेगा? 10/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, 9 into 28 अपॉन में 10 हो गया, और यहां पे प्लस 32। अब आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं 2 into 28 करूंगा तो 56 आएगा, और 56 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 56 into 9 हो गया है आपका 450 plus 54। 450 plus 54 कितना होता है? 504। 504 by 10 plus 32, और 504 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 50.4।
50.4 प्लस 32, और 50.4 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.4, यहां आ गया 2, यहां आ गया 82.4 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे जो मेरा इमेज बनेगा इस 28 का वो क्या बनेगा, 82.4 बनेगा। क्या बनेगा, 82.4 बनेगा। बहुत ही बढ़िया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आप यहां पे इनपुट क्या लो, फर्स्ट एलिमेंट के तौर पे आप किसको लेना, -10 को लेना। तो उसके हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर में इसका इमेज क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे t ऑफ -10 क्या हो जाता है मेरा, t ऑफ -10 हो जाएगा मेरा, ये इसको भूल जाओ, यहां पे t ऑफ -10 हो जाएगा मेरा 9 इंटू -10 अपॉन में 5 प्लस 32, और 5 2 10 होता है, ये हो जाएगा -18 प्लस 32, और -18 प्लस 32 कितना होता है, 14 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मेरा -10 इनपुट है तो उसका प्री इमेज है, तो उसका इमेज क्या बनेगा, 14 बनेगा। क्या बनेगा, 14 बनेगा। तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए अच्छे से। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए और मैं ये मिटाने जा रहा हूं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है आपका यहाँ पे, इस बार ने इन्होंने क्या करा है, टी ऑफ सी दे दिया। मतलब हम लिखते हैं ना सी कॉमा टी ऑफ सी लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, तो यहां पे इन्होंने इस बार इसकी वैल्यू दी है और बोला है कि प्री इमेज की वैल्यू निकालो। तो यहां पे इन्होंने इस बार इसकी वैल्यू दे रखी है, इमेज की वैल्यू दे रखी है, और बोला है कि प्री इमेज निकालो। क्या होगा, कोई बात नहीं, हमें पता कैसे निकालना है। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 9c अपॉन में 5 प्लस 32 किसके बराबर दे रखा है, 212 के बराबर दे रखा है। अगर मैं 32 को यहां लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये जो 212 माइनस 32 किसके बराबर आ जाएगा, 9c अपॉन 5 के बराबर आ जाएगा। 9c अपॉन 5 के बराबर आ जाएगा। 212 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो 210 हो जाएगा, और 210 में से अगर मैं 30 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर 9c अपॉन में 5 इज इक्वल टू 180। 9 टू 20 180 होता है, और यहाँ पे c बाई 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा। तो c किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 वहां जाएगा, तो 20 इंटू 5 100 के बराबर आ जाएगा मेरा आंसर। तो यहां पे मैंने इस इमेज का प्री इमेज निकाल लिया 100। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से और आसान तरीके से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं और समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। आसान वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन में हमें उस क्वेश्चन का रेंज पता लगाना है, उस फंक्शन का रेंज पता लगाना है। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो यहां पे मेरे को एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, तो यहां पे मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2 माइनस 3x। क्या दे रखा है, 2 माइनस 3x, और कंडीशन बोला है कि सारे x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, और जो मेरा इनपुट होगा वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। मतलब कि यहां पे अगर मैं डोमेन बोलता है ना, तो डोमेन क्या होता है, यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं डोमेन बोलता, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे 0 से बड़े वाले नंबर लेने सारे। इसका मतलब मैं 0.1 भी ले सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे x को 0.1 इनपुट डालता तो मेरा आंसर क्या आता, 2 माइनस 3 इंटू 0.1। अगर मैं यहाँ पे 0.1 को इनपुट डालता तो उसका इमेज क्या आता, इस प्री इमेज का इमेज क्या आता, तो आप बोलोगे सर ये आता -0.3, और 2 माइनस 0.3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1.7 होता है। क्या होता है, 1.7 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे, आप बोलोगे सर अब मैं यहाँ पे मान लो x को मैं डालना चाहता हूं किसके बराबर, 2 के बराबर डालना चाहता हूं, तो यहाँ पे मेरा f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 3 इंटू 2 जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। अब मान लो मैं x को डालना चाहता हूं 10 के बराबर, तो f ऑफ 10 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 10, और 3 10 से 30 होता है, 2 माइनस 30 कितना होता है, -28। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं 0 से दूर जाता जाता हूं, जैसे जैसे मैं 0 से दूर जाता जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, वैसे वैसे मेरा f ऑफ x जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। अब मैं अगर मान लो x को यहां पे 100 डाल देता तो मेरा f ऑफ x क्या आता है, f ऑफ 100 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर f ऑफ 100 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 100 के। 2 माइनस 3 इंटू 100 के, 2 माइनस 300 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर -298 होता है। अब देखो आप जैसे जैसे मैं इनपुट को बढ़ाते जा रहा हूं, पहले मेरा x 0.1 था, फिर 2 था, फिर 10, फिर 100, अब 1000 हो जाएगा, तो नेगेटिव बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव नंबर और ज्यादा नेगेटिव होते जा रहा है। तो नेगेटिव ये कहां तक जाएगा, आपको पता है, यहां से समझ जाना कि यहां पे एक बात तो पक्की है कि सबसे छोटे से छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, नेगेटिव इंफिनिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी। मैं जितना ज्यादा अपने इनपुट बढ़ाते जाऊंगा, 0 से बड़ा और पॉजिटिव नंबर लेके जाऊंगा, मान लो 1000 डाल दिया, 10,000 डाल दिया, 1 करोड़ डाल दिया, तो मेरा नेगेटिव में उतना ही बड़ा नंबर आएगा। नेगेटिव मतलब मान लो -1000, -10,000, -4000, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। और ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये तो सबसे छोटी वैल्यू है, ये रेंज की सबसे मिनिमम वैल्यू है। रेंज की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी,
तो आप बोलोगे सर रेंज की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा, मैंने यहां पे जब 0.1 डाला तो मेरा आंसर क्या आया 1.7 के पास आया। अब मान लो मैं 0.01 डालता तो ये होता 2 माइनस 3 इंटू 0.01, और 3 इंटू 0.101 क्या होता है 0.03 होता है, और 2 में से अगर मैं 0.03 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा मेरा 97.97, कितना आ जाएगा 1.97 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.97। तो आप देख सकते हो मैं जितना जीरो के पास जा रहा हूं ना, मैं जीरो पे नहीं पहुंच सकता, जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं जितना जीरो के पास जा रहा हूं 0.1 और जीरो के पास जा रहा हूं 0.01, तो मेरा 1.97 देखो 2 के पास है। जब मैंने 0.1 लिया तो मेरा 1.7 था, जब मैंने 0.01 लिया तो 1.97 आया, जब मैं 0.001 लूंगा तो मेरा शायद और पास आ जाएगा 2 के। तो ये सारे वैल्यूज 2 के पास जा रहे हैं, मतलब 2 को तो पक्का क्रॉस नहीं करेंगे, 2 को तो पक्का क्रॉस नहीं करने वाले। अगर मैं यहां पे x को 0 डाल देता, अगर मैं यहां पे x को 0 डाल देता तो ये हो जाता 2 माइनस 3 इंटू 0 और आंसर आ जाता 2, लेकिन x को तो मैं 0 डाल नहीं सकता, तो इसका मतलब है 2 तक ही इसकी वैल्यू जा सकती है। तो अगर मैं इसको इंटरवल वाले फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ओपन इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। रेंज क्या आएंगे, रेंज आएगी माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक कोई भी वैल्यूज आ सकती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का रेंज समझ आ गया होगा। एक और तरीके से बताता हूं, यहां पे आपको पता है कि जो मेरा x है, क्वेश्चन में बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है, क्या है x ग्रेटर देन 0 है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका यूज करना है, इस क्वेश्चन को ना जो 2 माइनस 3x है, मुझे इस 2 माइनस 3x को यहां लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे मुझे सबसे पहले इस x में माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आपको मैंने भी बताया अगर मैं इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं किसी नेगेटिव नंबर से, तो वहां पे क्या होता है इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो मैं यहां पे -3 इंटू एक्स करूंगा और यहां पे -3 इंटू 0 करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा -3x लेस देन 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब -3x तो आ गया, अब 2 इसमें ऐड कर दो, तो मैंने यहां पे 2 को ऐड कर दिया और यहां पे भी मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x लेस देन 2, 2 माइनस 3x लेस देन 2, और 2 माइनस 3x है क्या, आपका f ऑफ x ही तो है, तो जो मेरा f ऑफ x होगा या फिर जो मेरा इमेज होगा वो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 को इंक्लूड नहीं करेगा वो, तो यही मैंने यहां पे लिखा 2 से छोटा होना चाहिए मेरा इमेज। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारा f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 है। तो यहां पे मैं इनपुट तो कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं, यहां पे बोला है कि x इज ए रियल नंबर। अगर क्वेश्चन में मेरे से पूछा होता कि इस क्वेश्चन का डोमेन बताओ तो आसान होता, डोमेन क्या है, बहुत जितने भी आप इनपुट को डाल सकते हो इस फंक्शन के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं, उन सारे नंबर्स का सेट को ही हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन यहाँ पे रियल नंबर का सेट बन जाता, लेकिन यहाँ पे डोमेन नहीं, यहाँ पे रेंज पूछा है। डोमेन बहुत आसान होता है बताना, रेंज थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, क्योंकि रेंज आपका तभी आएगा जब आप डोमेन को फंक्शन में डालोगे और आपको पता होगा कि इस फंक्शन में इस डोमेन को डालने, इस इनपुट को डालने से ये फंक्शन कैसे काम करेगा और क्या आउटपुट देगा। तो रेंज इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है निकालना, लेकिन हम इस परेशानी को भी खत्म कर दें। कैसे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं कोई भी इनपुट डाल सकता हूँ। चलो सबसे मान लो कि मैं यहाँ पे सबसे नेगेटिव नंबर डाल देता हूँ, -1000 डाल देता हूँ, -1000। मैंने यहाँ पे x को क्या डाला, -1000 डाला, तो f ऑफ -1000 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर -1000 डालने पे ये हो जाएगा मेरा -1000 का स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा -1000 का स्क्वायर प्लस 2, और -1000 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 2, 10 की पावर 6 प्लस 2 जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मैं कितना ज्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर भी डाल लूं, कितना भी छोटा नेगेटिव नंबर डाल लूं, मेरा आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है, ये पक्का हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 को इनपुट डालूंगा तो 3 चीजें होती है ना, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर को तो पता चल गया, जितना ज्यादा मैं नेगेटिव में छोटा जाता जाऊंगा, छोटा होता जाऊंगा, नेगेटिव 1 लाख डालूंगा तो ये मेरा जो f ऑफ x है वो उतना ही बड़ा आता जाएगा। तो यहाँ पे उतना बड़ा तो आएगा ही आएगा और साथ में पॉजिटिव भी होगा वो, और f ऑफ 0 डालने पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। चलो ठीक है, ये तो फिक्स हो गया कि 0 को डालने पे, 0 इनपुट डालने पे जो मेरा इमेज बनेगा वो 2 बनेगा। अब अगर मैं f को कोई पॉजिटिव नंबर डाल दूं, तो मान लो 1 डाल दिया मैंने, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, 2 को डालूंगा तो उसके हिसाब से 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 आ जाएगा, 3 को डालूंगा तो 11 आ जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब है जो मेरा आउटपुट आएगा ना वो पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका मतलब जो मेरा आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है। इनपुट तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं ना, रियल नंबर। मान लो मैंने यहाँ पे 10 की पावर 7 डाल दी, मैंने यहाँ पे इनपुट के तौर पे 10 की पावर 7 डाल दिया, तो यहाँ पे मेरा f ऑफ 10 की पावर 7 क्या हो जाएगा,
तो आप बोलोगे सर देखो इतना बड़ा नंबर डाला है मैंने, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 का होल स्क्वायर प्लस 2, जो होता है 10 की पावर 14 प्लस 2। इतना बड़ा नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है मैं जितना ज्यादा बड़ा नंबर डालते जाऊंगा यहां पे, उतना ही बड़ा मेरे पास क्या आते जाएगा, इमेज आते जाएगा उस नंबर का। तो यहां पे एक बात तो पक्की, जो उसकी रेंज बनने वाली है ना, रेंज बनने वाली है वो इंफिनिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक जा सकती है। इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकती है। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी? तो आपने बोला सर देखो हमने नेगेटिव नंबर डाला तो भी पॉजिटिव आ रहा था, और पॉजिटिव नंबर तो 0 से बड़ा होता है। तो सबसे छोटे से छोटा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? सबसे छोटे से छोटा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 0 होगा। एफ ऑफ 0 होगा। एफ ऑफ 0, इनपुट 0 डालने पे जो मुझे आउटपुट मिला है ना, यही मेरा सबसे छोटे से छोटा वैल्यू होगा। अब डाल के देख लो, -0.1 डालोगे तो भी वो 2 से बड़ा आएगा आंसर, 0.1 डालोगे तो भी वो 2 से बड़ा आएगा आंसर। तो यहाँ पे 0 डालने पे जो मेरे को वैल्यू मिली है, उसकी इमेज मिली है, वही मेरा यहाँ पे सबसे छोटे से छोटा रेंज होगा। क्या होगा? रेंज होगा। तो मेरा रेंज जो होगा वो 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लाई करेगा। क्या करेगा? रेंज होगा 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक लाई करेगा। और स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला है? क्योंकि देखो 2 तो इंक्लूडेड है ना, 2 तो मेरा रेंज, 2 तो मेरा आउटपुट आ रहा है 0 डालने पे, तो मैं यहाँ पे 2 को तो मैं इंक्लूड करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। और इन्फिनिटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इन्फिनिटी होता क्या, कौन सा नंबर भगवान जाने क्या है ये, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको क्या लगा रखा है? ओपन ब्रैकेट में डाल रखा है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझना, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपने बोला सर यहाँ पे हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 2 है हमारा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर प्लस 2 है। आपको पता है कि जो x स्क्वायर होता है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 को ऐड कर दूं तो दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 2। मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? आपका एफ ऑफ एक्स ही है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आना चाहिए आपका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्या आना चाहिए? और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 से बड़ा ही आएगा। आपका जो रेंज आएगा वो 2 को इंक्लूड करेगा और 2 से बड़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं आपको ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं आज के आखिरी सवाल, इस क्वेश्चन नंबर 3 की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपको याद होगा ये हमने कल भी किया था क्लास में। ये क्या है? ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी फंक्शन है, हमने कल इसे ग्राफ भी बनाया था। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जब मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इसका मतलब ये कि जो मैं इनपुट डाल रहा हूं वही मेरा आउटपुट आ जाए, जो मैं इनपुट डालूंगा सेम मेरा आउटपुट आएगा। तो जो फंक्शन होगा उसके अंदर ऑर्डर पेयर ऐसे इस फॉर्मेट में बैठे होंगे। इसका मतलब अगर मैं 1 को इनपुट डालूंगा तो आउटपुट भी, उसका इमेज भी 1 बनेगा। अगर मैं -1000 को एज एन इनपुट डालूंगा तो उसका इमेज क्या बनेगा? उसका इमेज भी -1000 ही बनेगा। समझ रहे हो? तो यहां पे आप बोलोगे सर मैं इनपुट के तौर पे तो कोई भी नंबर डाल सकता हूं, बोला भी हुआ है रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को चूज कर सकता हूं, तो डोमेन तो रियल नंबर वाला सेट हो जाएगा। अरे भाई, जब यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों ही सेम आने वाले हैं तो उसका मतलब क्या होगा? रेंज भी एक ऐसा सेट होगा, रेंज एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे। यहाँ पे -1000 भी आ सकता है, -0.5 भी आ सकता है, 1/2 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे √2 √4 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरा रियल, जो मेरा जो रेंज है, इस आर को इस आर से कंफ्यूज मत करना, ये रेंज वाला आर है, RANGE, और ये रियल नंबर वाला आर है। तो रेंज एक ऐसा सेट होगा, कैसा सेट होगा? रियल नंबर वाला सेट होगा यहाँ पे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं ये आपको एक्सरसाइज 2.3 के ये पांचों सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे? मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, जिसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।